हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं शिवम सिंह आज अपनी पहली वीडियो लेके आ रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC स्मार्ट एजुकेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। और मैं इस मैप के थ्रू आपको मध्य प्रदेश के विषय में सभी वह जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा जो आपको प्री और मेंस के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो वीडियो लेक्चर होगा आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपके जितने भी पॉइंट हैं वो छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आखिर मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी क्यों है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूं और अपने वीडियो लेक्चर को मैं शुरू करता हूं। देखिए, आप सभी को ये अच्छी तरह से पता है कि कोई भी प्रदेश हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो या कोई भी भूभाग हो, उसकी स्थिति एवं उसकी सापेक्षिक स्थिति जो होती है उस प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। क्योंकि उस भूभाग या उस प्रदेश पे जो आपके तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों के अंतर संबंधों के कारण तथा उस प्रदेश का अन्य प्रदेश के साथ जो आपका स्थानिक स्थिति होती है उसके माध्यम से किसी राज्य का या किसी प्रदेश का विकास होता है। अब यहीं पे मैंने एक चीज़ बोली है स्थानिक स्थिति, तो स्थानिक स्थिति को मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि स्थानिक स्थिति 3 प्रकार की होती है और वो तीनों प्रकार मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो होती है वो आपकी है यथार्थ स्थिति, जिसे ही हम ज्यामितीय स्थिति कहते हैं। दूसरी जो स्थिति होती है वह होती है आपकी प्राकृतिक स्थिति, और तीसरी जो स्थिति होती है वह होती है सापेक्षिक स्थिति। आप जैसे ही ये तीनों स्थितियों को समझ लेंगे वैसे ही आपको मध्य प्रदेश की सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होने लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको यथार्थ स्थिति या ज्यामितीय स्थिति क्या कहलाती है। तो वह ऐसी स्थिति है जिसके माध्यम से किसी भी प्रदेश की अक्षांश एवं देशांतर स्थिति का पता चलता है। अर्थात कि वह प्रदेश या वह भूभाग किस अक्षांश के अंतर्गत आता है या वह प्रदेश किस देशांतर के अंतर्गत आता है। वहीं प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत उस प्रदेश की समुद्रीय स्थिति एवं महाद्वीपीय स्थिति के बारे में बात करते हैं तथा इसी के माध्यम से उस प्रदेश के उच्चावच एवं अन्य प्रदेशों के साथ उसके अंतर संबंधों का अध्ययन प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी जो स्थिति होती है सापेक्षिक स्थिति, तो सापेक्षिक स्थिति के अंतर्गत हम उस प्रदेश के भूभाग का अध्ययन, भूभाग के क्षेत्रों का अध्ययन, आवागमन के मार्ग तथा उस प्रदेश का अन्य प्रदेश के साथ संबंध या उसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो इसी सभी स्थिति को हम ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की इन्हीं स्थिति को लेते हुए। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं, देन उसके बाद अपन आगे बात करते हैं।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस मैप में कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वह भारत के मध्य में स्थित है, जिस कारण यह अपने नाम को चरितार्थ करता है, अर्थात मध्य प्रदेश। ये इसे ही अपन लोग कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश के अन्य उपनाम डाले हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ऊपर डाला हुआ है मध्य प्रदेश के नाम में टाइगर स्टेट। आखिर हमने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा, चलिए इसके बारे में भी जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले अभी हाल ही में 29 जुलाई 2018 को भारत सरकार के द्वारा आपकी टाइगर रिपोर्ट जारी की गई थी। इस टाइगर रिपोर्ट के तहत भारत में जो है कुल बाघों की संख्या या कुल टाइगर्स की संख्या 2967 बताई गई, जिसमें अगर हम देखें तो प्रदेशों में जितने भी भारत के प्रदेश हैं 28 प्रदेश, उनमें हर प्रदेश के टाइगर की स्थिति बताई गई थी, जिसमें हमारा जो मध्य प्रदेश है वह 526 टाइगरों के साथ पहले स्थान पर था। वहीं दूसरे स्थान पर कर्नाटक था, जहां पर आपके 524 टाइगर थे। तीसरा स्थान उत्तराखंड का था, जहां पे 412 टाइगर थे। इसके बाद चौथा स्थान महाराष्ट्र का था, जहां पर उत्तराखंड में 442 टाइगर थे, वहीं महाराष्ट्र में 312 टाइगर, और वहीं हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में टाइगरों की जो संख्या थी वो थी 173। और साथ में तमिलनाडु के बारे में भी अगर बोलूं तो तमिलनाडु में टाइगरों की कुल संख्या थी 246। तो कुछ ऐसे क्या थे टाइगर्स की संख्या थी, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे था, जिस कारण मध्य प्रदेश को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए गए। ठीक है, दूसरा जो यहाँ नाम हम देख रहे हैं वह देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है आपका जनजाति प्रदेश। तो चलिए अब इसको भी जान लेते हैं जल्दी से कि मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना वर्ष 2000 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति का प्रतिशत था। यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 21.10% आपकी क्या थी, जनजातियां थी। यदि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की कुल संख्या 1,53,16,784 थी, जो कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर निकाली गई थी। इस कारण हमने इस प्रदेश को क्या कहा, जनजाति प्रदेश की संज्ञा प्रदान की। वहीं मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहने का सबसे बड़ा जो कारण था, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया, भाषा के आधार पर फजल अली आयोग, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और इसका जब गठन किया गया तो हमारे भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने
इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश था वह भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित था। चौथा, यदि बात किया जाए सोया प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि पूरे भारत का 80% सोयाबीन, पूरे भारत का 80% सोयाबीन मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में उत्पादित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में ही आपका सोयाबीन संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया है। इस कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश की संज्ञा प्रदान की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश को कोहिनूर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और कोहिनूर स्टेट कहने का कारण मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम ग्वालियर के राजा से ही आपको क्या हुआ, कोहिनूर हीरा आपके मुगल दरबार में गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, जो कि यहाँ पे है, आज भी हीरे का हीरे का खनन किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहने का सबसे बड़ा जो कारण है वो भी आप जान ले यहीं पे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कई नदियों का उद्गम होता है और यही नदियां मध्य प्रदेश की जो है, मध्य प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभ्यताओं का पोषक रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं इन्हीं नदियों के माध्यम से किया गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ नदियों के नाम बता देता हूं, क्यों, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से नर्मदा सोन नदी का उद्गम, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी के बांगचू बिंदु से चंबल नदी का उद्गम, आपके सतना से कैमूर की पहाड़ियों से तमसा नदी या इसी को टोंस नदी का उद्गम, कटनी से केन नदी का उद्गम, बैतूल के मुल्ताई से अगर देखा जाए तो बैतूल के ताप्ती नदी का उद्गम, छिंदवाड़ा से पेंच व शक्कर नदी का उद्गम, सिवनी से वेनगंगा का उद्गम। इतनी सारी नदियों के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा गया। तो ये तो हो गए मध्य प्रदेश के उपनाम। और यदि हम प्राचीन समय में भी बात करें तो प्राचीन समय से ही मध्य प्रदेश हमारा बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत भी अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका का वर्णन मिलता है। इसके अलावा आप आदमगढ़ के विषय में जानते हैं, जो कि होशंगाबाद में है। इसके अलावा नवदा तोली महेश्वर में, जहाँ से आप देखते हैं मंदसौर में आवरा हिंगलाजगढ़, जहाँ से आपका रोमन सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वैदिक काल में अगर बात की जाए तो वैदिक काल में भी मध्य प्रदेश को रेवोत्तर या दक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था। और वहीं महाजनपद काल में मध्य प्रदेश हमारा जो महाजनपद काल में देखा जाए तो यहाँ पे
दो प्रकार की आपकी महाजनपद थी, एक थी आपकी अवंती और दूसरी थी चेंदी। ठीक है, तो ये सब थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की, अब हम लोग देखते हैं जो अगला चीज है, तो यथार्थ स्थिति के बारे में हम लोग अब जानते हैं, या ज्यामितीय स्थिति के बारे में अब आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। जो मैंने आपको 3 स्थिति पहले ही बताई थी लिख के, ठीक है, वो जो 3 स्थिति थी तो मैं उसके बारे में अब आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली स्थिति मैं बता रहा हूं आपको, ज्यामितीय स्थिति। तो ज्यामितीय स्थिति में मैंने बताया था क्या चीज आपको, अक्षांश और देशांतर स्थिति। तो अब देखते हैं मध्य प्रदेश के अक्षांश एवं देशांतर स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो आप भी जानते हैं अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा से दूरी। अर्थात जब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करते हैं तो इसके माध्यम से किसी प्रदेश का दिन की लंबाई के विषय में जानकारी, वहाँ के तापमान के विषय में जानकारी, वहाँ के मौसम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसी कारण हमारे मध्य प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति है वह विषुवत रेखा में उत्तर के है, जो कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है बुरहानपुर, वहाँ से 21 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश से मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है, जो कि आपके मध्य प्रदेश के उत्तरतम बिंदु मुरैना तक है, जहाँ पे इसकी जो उत्तरी अक्षांश की स्थिति है वह 26 डिग्री 30 मिनट है। इसी प्रकार देशांतर क्या कहलाता है, देशांतर जो है किसी प्रदेश की आपकी क्या होती है, किसी प्रदेश के समय के विषय में बोध कराता है। तो मध्य प्रदेश, आप जो है मध्य प्रदेश के देशांतर की स्थिति की बात की जाए तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मानक समय रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच से निकलती है, और हमारा भारत ग्रीनविच के पूर्व की दिशा की ओर है, और हमारा मध्य प्रदेश भी पूर्व में ही आएगा। इस कारण मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से हमारे देशांतरी स्थिति प्रारंभ होती है, जो कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर सिंगरौली तक विस्तृत है, जो कि सिंगरौली हमारा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थल है, जबकि हमारा जो पश्चिमी स्थल है वो कौन सा है, अलीराजपुर। यहीं पे मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली एवं अलीराजपुर के मध्य 34 मिनट का अंतर है। अब ये अंतर क्यों आ रहा है इसको भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। एक चीज याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो आप जब 82 डिग्री 48 मिनट को माइनस करेंगे 74 डिग्री 9 मिनट से, तो ये अप्रॉक्स 8 मिनट का अंतर होता है। तो आप 8 मिनट का अंतर हो रहा है, तो 8 डिग्री का अंतर हो रहा है, और इस 8 डिग्री को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 32 मिनट। और इसके अलावा जो आपका पॉइंट में इसकी वैल्यू बचेगी वह लगभग 2 मिनट और आपका बढ़ा देती है। इस कारण मध्य प्रदेश के जो देशांतर स्थिति का अंतर है सिंगरौली और अलीराजपुर के मध्य, वो 34 मिनट का माना जाता है। चलिए अब ये इसके आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं। इसको पहले मैं रफ कर देता हूं, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे तो मैंने इसकी जल्दी से क्या कर दी थी, यथार्थ स्थिति बता दी है। अब दूसरी जानते हैं मध्य प्रदेश की प्राकृतिक स्थिति।
तो जैसे ही मैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्थिति के बारे में बात करूंगा तो मैं मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात करूंगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या क्या स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के उत्तर में चल रहा हूं और आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है उत्तर प्रदेश। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक स्थिति है वह उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान, उत्तर की ओर, वहीं उत्तर पश्चिम के मध्य रेगिस्तान की स्थिति, मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात का मैदान, मध्य प्रदेश के पूर्व में नदी घाटियां व मध्य प्रदेश के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति है। और ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है स्थल रुद्ध प्रदेश है या यह लैंडलॉक प्रदेश है। इसको लैंडलॉक प्रदेश क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी पड़ोसी देश के साथ ना ही लगती है, ना ही मध्य प्रदेश की सीमा हमारे समुद्र को टच करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी स्थिति। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण उत्तर की ओर चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, वहीं दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी करती है तथा पूर्व की ओर मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण मैकाल पर्वत श्रेणी के द्वारा किया जाता है। और वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण राजपीपला की पहाड़ियों के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है और पूर्व से जो पश्चिम तक का विस्तार है वो भी बता देता हूं। तो मध्य प्रदेश आपका उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर तक विस्तृत है, वहीं पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश की चौड़ाई 870 किलोमीटर है। चलिए, आज अपने वीडियो का आपको अगली जानकारी में अपनी जो है मध्य प्रदेश के विषय में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज के लिए शुभ रात्रि।